तो आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है आपकी चैप्टर 6 यानी क्लास 9 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6.2 यानी प्रश्नावली आपका 6.2 आज हमको करना है। तो उसके लिए 6.2 को करने के लिए हम लोग पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, आप देखे हुए होंगे कि जो आपका अगर समांतर रेखा होते हैं और आपका प्रतिच्छेदी रेखा समांतर रेखा होते हैं, दो अगर समांतर रेखा दे दिया गया और उससे एक तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो आपके यहाँ पे क्या बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, 8 कोण आपको बनते हैं। ठीक है, अब उस 8 कोण में जो कोण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो आपका ये क्या होता है, संगत कोण होता है। एक आपका क्या होता है, एक आपका संगत कोण होता है। और आपका क्या होता है, तो आपका शीर्षक विमुख कोण होता है, जिसे हम समूह कोण भी कहते हैं। उसके बाद जो होता है आपका अंतर एकांतर कोण होता है, तब क्या होता है आपका बाह्य एकांतर कोण होता है, और क्या होता है आपका सह कोण होता है। इन सब के बारे में जो है ना हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास में उस कॉन्सेप्ट को अगर वो सारी चीजों को अगर आप पढ़ लिए हुए हैं, रैखिक युग्म क्या होता है, बहिष्कोण नियम क्या होता है, इन सब चीजों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यानी आज की क्लास में उन सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम आज जो है आपका 6.2 देखेंगे। इसमें से आपका जो पहला जो चैप्टर है उसको लिख लेते हैं, यानी पार्ट 6 रेखाएं और कोण। रेखाएं तथा कोण, रेखाएं और कोण और कोण, रेखाएं और कोण के बारे में। तो रेखाएं और कोण में हम लोग को देखना क्या है, प्रश्नावली 6.2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे आपका प्रश्नावली 6.2। तो प्रश्नावली 6.2 में आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.28 में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है किसके, CD के। ठीक है, तो उसके लिए 6.28 आकृति को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो 6.28 आकृति को बनाइए, या देखिए आपका A दिया हुआ है, आपका B दिया हुआ है, आपका C दिया हुआ है और आपका D दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, T दिया हुआ है। देखो तो अपने बुक में ये जो तिर्यक रेखा है, तीसरी रेखा है, दोनों पार्ट समांतर को काट रही है, ये T दिया हुआ है। Y है। Y है। वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो रेखा है इसका कोई नाम दिया हुआ है क्या? नो सर, कोई नाम नहीं दिया। कोई नाम नहीं दिया हुआ। ना। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, कोई नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको हम नाम देते हैं क्या, L। क्या नाम देते हैं, L नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये बोला हुआ कि ये है 50, ये 50 डिग्री है, ये है यहाँ पे x डिग्री, और ये है आपका y, और ये है आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, क्लियर है। तो अब यहाँ पे बोला हुआ है क्या कि आपको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको यहाँ पे। तो अगर आप देखें, ध्यान दें, अगर यहाँ पे ध्यान दें कि आपका जो L है एक क्या है, रेखा है, या तो मान लेते हैं क्या कि L जो है, L एक रेखा है, रेखा है। ठीक है, L एक रेखा। ठीक है, और ठीक है, यही हमको बस पता है कि L एक रेखा है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है आपका x क्या होगा, मतलब एंगल x क्या होंगे और एंगल y क्या होंगे। ठीक है, और हमको ये ज्ञात करना है, हमको ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है, करना है। क्या सिद्ध करना है, जो AB है वो समांतर है किसके, CD के।
ये भी समांतर है किसके, CD के। तो अब यहाँ पे हल ज्ञात करेंगे। अब हल में वही है जो लिखा हुआ है कि L एक रेखा है। L क्या है, एक रेखा है। तो अगर L रेखा है तो बताइए आपका यहाँ पे जो 50 है और प्लस में आपका x है, ये दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x डिग्री अब प्लस 50 डिग्री बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। रीजन क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, ठीक है। अब x डिग्री हमको निकालना है, मैंने एंगल x को निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 180 में से हम क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा x निकल गया क्या, 130 डिग्री। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तो x हमारा निकल गया क्या, 130 डिग्री। समझ में आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे y है और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, वो ठीक है, दे दिया हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आगे अगर देखें तो ये जो x है और ये जो 130 है, ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका एंगल x है और मान लें कि c, ये तो l है, ठीक है, इसको मान लो क्या आपका m, इसको इसे कर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं m है, ठीक है। तो x जो होगा वो बराबर होगा किसके, c, और इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये जो बिंदु है ना इसको कर देते हैं o है। तो COM, क्योंकि हमको एंगल चाहिए तो डायरेक्ट तो हम 130 नहीं लिख सकते हैं, 130 अगर लिख भी देते हैं तो कौन 130 नहीं पता चलेगा। तो हमने मान लिया क्या कि एंगल COM इक्वल है किसके, x के, और रीजन क्या होगा, ठीक है, x के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि नीचे का नीचे क्या होता है, इक्वल होता है संगत कोण, ठीक है, संगत कोण से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना निकला है, 130 निकला है कि नहीं निकला है। तो एंगल COM क्या हो गया, COM जो है 130 है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली x जो है ना COM के इक्वल है, तो x के पे 130 लिखेंगे और COM का COM 130 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अब कहिएगा तो 130 तो पहले ही दिया हुआ था COM का, है कि नहीं है। एंगल x जो है वो बराबर है किसके, क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल x जो है वो बराबर है किसके, एंगल x बराबर है किसके, COM के, और कैसे, संगत कोण। और संगत कोण कब बनता है, संगत कोण तभी तो बनते हैं जब AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन ये रेखाएं, ये कोण, जो ये कोण क्या है, संगत कोण है, संगत, ये जो कोण है x और एंगल COM जो है ना ये, लेकिन ये कोण संगत कोण बना रहे हैं और यह तभी संभव है जब क्या हो, AB समांतर CD हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, AB जो है ना समांतर है किसके, CD के। तो हमको प्रूफ करना था कि नहीं करना था, AB समांतर है CD के, हमने प्रूफ कर दिया, x निकाल लिया, लेकिन अब वो y को निकालना है। तो बताइए एंगल जो y होगा वो इक्वल होगा किसके, COM के, एंगल COM के। बताओ एंगल y जो है ना वो COM के इक्वल क्यों है, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, कैसे, ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, आमने सामने के कोण है तो क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। क्या होंगे, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण से क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो COM एंगल y से ठीक है, और COM कितना है 130 डिग्री। तो हमारा एंगल y भी निकल गया, कितना, एंगल y 130 है और एंगल x 130 है। और यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्यों, एंगल AB जो है ना, एंगल CD क्या बोलते हैं, आपका रेखा AB जो है ना आपके CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोण इस तरह से जो है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है ना वो खत्म हो गया। चलिए अब फिर अगले स्लाइड में देखते हैं क्या, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका दूसरा नंबर कर रहा है कि आकृति 209 में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति 209 को बनाएंगे, ठीक है। तो आकृति 209 को बनाइए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो ये एक रेखा है जिसका नाम क्या है आपका AB है, एक और एक रेखा है C और D है, और एक और दिया हुआ है क्या आपका E और F है ये,
ये आपका एफ है और ये आपका ई है और ऐसे खींचा हुआ है। ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई और ये है आपका जेड। ये फिगर बना हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया क्या दिया गया, कह रहा है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के, और ये दिया हुआ है कि वाई और जेड का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि x क्या होगा, x का मान क्या करना है हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हल क्या है। तो चूंकि बोला हुआ है, चूंकि बोला हुआ है कि ए बी जो है समांतर है सी डी के तथा सी डी समांतर है किसके, ई एफ के, यानी ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर ई एफ के। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है ये अल्सो समांतर होगा किसका, ई एफ का, यानी सी डी समांतर है ए बी का और सी डी समांतर ई एफ का। तो हम कह सकते हैं ए बी जो है ना क्या होगा, ई एफ के भी आपके समांतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी जो होगा वो ई एफ के समांतर होगा। ठीक है, तो अगर बात करें अगर सी डी जो है वो अगर ई एफ के समांतर है, ठीक है, अगर यहाँ पे जानते हैं कि सी डी जो है, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे, माना कि वाई तथा क्या जेड, वाई तथा जेड का वैल्यू कितना है, जेड के मान को, जेड के अनुपात को, जेड के अनुपात को क्या मान ले, 3x तथा 4x। ठीक है, हमने मान लिया, क्या मान लिया, 3x और 4x हमने मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ठीक है, तो अब तुम बताओ यहाँ पे, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये जेड है, ये तीनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, तो ऊपर वाले के बराबर होता है कि नहीं होता। तो अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा कि नहीं होगा, ये भी जेड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वाई और जेड बराबर 180 होगा कि नहीं होगा, और रीजन क्या, रैखिक योग। तो ठीक है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए वाई आप प्लस एंगल जेड बराबर कितना 180, और रीजन क्या, रैखिक योग, रैखिक क्या मान लेंगे, रैखिक युग्म मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x, अब प्लस z का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अनुपात के अनुपात को क्रमशः अनुपात माना कि y तथा z के अनुपात क्रमशः ये बताता है कि y का क्या है 3x है और z का क्या है आपका 4x है। ठीक है, क्या हुआ है 4x बराबर कितना 180, तो 3x 4x कितना होगा 7x, 7x बराबर कितना 180 होगा कि नहीं होगा, x बराबर कितना होगा 180 और घटा में कितना 7 होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है ना। अब क्या करेंगे आप बताइए, तो 7 के पास 7 गुना 14 और 4 14 हो गया, 4 40 7 से 28 कितना होगा 180 है ना, 3 4 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कितना है 3x है और 4x है, कितना दिया हुआ है, और 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है ना, तो 3:3x और क्या 7x मान लीजिए, 7 दिया हुआ है, हम लोग क्या कर दिए हैं 4 दे दिए। ठीक है, कितना है 7 है तो कितना हो जाएगा ये 10x होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर ये 10x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 × 18 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। तो अब बात करें तो एंगल आपका x,
तो अगर बात करें कि एंगल y कितना है, बताइए एंगल y का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो एंगल y ऐसे ही ठीक है, 3 गुना x की जगह पे क्या लिखेंगे 18, 18 से कितना हो जाएगा 54 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये एंगल y 54 डिग्री हो जाएगा। और एंगल z कितना है आपका 7x है, तो एंगल z इसे ठीक है 7 इंटू कितना 18 है कि नहीं है, तो एंगल z बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है एंगल x, तो बताइए एंगल x जो है ना वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा कि नहीं होगा, कैसे, तो सम्मुख कोण से, कैसे हो जाएंगे, सम्मुख कोण से हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको एंगल x निकालना है, तो एंगल x जो है ना वो इक्वल होगा किसके, एंगल z के, और रीजन क्या, सम्मुख कोण, एंगल x जो है ना इक्वल होगा एंगल z के, और रीजन क्या, सम्मुख कोण। अब एंगल x से ठीक है, z की जगह क्या लिखेंगे 126 डिग्री लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 126, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आकृति 6.30, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो आकृति 6.30 बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी है, ये आपका ई है 90 डिग्री बना हुआ है, ये आपका एफ है, ये आपका दिया हुआ है जी, ठीक। अब दिया गया क्या दिया गया है, तो बोला हुआ है कि ए बी समांतर है किसके, सीडी के, और ईएफ जो है ना, ईएफ जो है वो लंब है किसके, सीडी पे, और लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, आप जानते हैं, ठीक है। और जीईडी यानी जीईडी मतलब क्या, ये पूरा दिया हुआ है कितना 126 डिग्री, कितना दिया हुआ है 126 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको एजीई निकालना है, जीईएफ निकालना है, और एफजीई निकालना है, कोई बात नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। एबी जो है वो समांतर है किसके, सीडी के, और आपका ईएफ जो है ना, ईएफ जो है वो लंब है किसके, सीडी के, और क्या दिया हुआ है जीईडी जो है आपका दिया हुआ है 126 डिग्री, ठीक है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एंगल ए जीई ज्ञात करना है, ठीक है। और एंगल जीएफ ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है एफजीई क्या होगा, ठीक है। ये हमको क्या कर देना है, यहाँ पे ज्ञात कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। नॉर्मली दिया क्या है, अगर ए बी सी डी के समांतर है, ए बी समांतर है ए बी समांतर है किसके, सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, और जी एक तथा जी एक तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा मतलब तीसरी रेखा जो काट रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए जी ई, यानी ये एंगल ए जी ई इक्वल होगा किसके, जी ई डी के, एंगल जी ई डी के, क्यों आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण, ये इसके इक्वल है ना, अंतः एकांतर कोण, कैसे, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि एबीसीडी के समांतर है, और जी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपका एजीई एंगल और आपका जीईडी एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जी कितना है 126 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, एंगल एजीई के,
AGE के, और ये हमारा यहाँ पे निकल गया AGE कितना 126 डिग्री। क्या निकल गया AGE हमारा निकल गया 126 डिग्री। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा? अब हमको निकालना क्या है GE और क्या F, यानी ये एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पे जो आपका GED है, एंगल GED का मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा? तो GEF के, क्या GEF के अब प्लस FED के इक्वल होगा। अब GED पूरा कितना है 126 डिग्री है, और GEF तो हमको निकालना है ना, GEF निकालना है, तो अब GEF ऐसे लिखिए। अब प्लस FED कितना है, FED कितना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, लंब है, तो क्या आप यहाँ पे FED को हम क्या लिख सकते हैं, FED को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 126 में से क्या करेंगे 90 को घटा देंगे, और ये किसके इक्वल होगा GEF के इक्वल होगा, GEF के। अब घटा दीजिए यहाँ पे, तो 6 में से 126 में से 90 घटाइए, ये हो जाएगा 6, 12 में से 9 9 3 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 36 डिग्री, अब बराबर किसके आपके GEF के, और ये हमारा GEF भी कितना निकल गया 36 से दूसरा आ गया। अब हमको निकालना है FGE, क्या निकालना है F किधर है FGE, ये निकालना है, ये एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो बताइए, तो अगर यहाँ पे अगर देखें हम तो AGE क्या लिखेंगे AGE मतलब ये एंगल का सम कितना 180 रैखिक यूं, अब प्लस किसके आपके क्या बोला हुआ है, हाँ FGE निकालना है, FGE बराबर कितना 180, और ये क्या रैखिक युग्म। ठीक है, अब बताइए AGE तो हमारा निकला हुआ है कितना 126, AGE किधर है 126 निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 126 डिग्री, अब प्लस में क्या आपका एंगल FGE बराबर कितना 180, तो बताइए FGE कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस कितना 126 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका FGE जो होगा 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0, यानी FGE कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा FGE 54 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका निकल गया क्या AGE निकल गया, AGE कितना 126 निकल गया, GEF निकल गया 36 डिग्री, और FGE निकल गया कितना आपका 54 डिग्री। और इस तरह से जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो गया। अब चलिए आपका देखते हैं क्या फोर्थ नंबर, देखते हैं क्या आता है। तो अब जो है ना आपका जो 4 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि आकृति 6.31। तो 4 नंबर जो प्रश्न है उसमें आकृति 6.31 को हमको बनाना है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, और ये हो गया T। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका Q जो है ना 110 है, 110 है, और ये दिया हुआ है 130। ठीक है, तो कह रहा है दिया गया है क्या दिया गया, तो PQ जो है ना वो समांतर है किसके ST के। ठीक है, PQ जो है वो समांतर है ST के, और एंगल PQR ये दिया हुआ है 110, और आपका आपका जो R है, आपका जो S है, और आपका T एंगल जो है ये दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। तो ज्ञात करना है
तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एंगल क्यू आर और क्या एस, एंगल क्यू आर एस ज्ञात करना है। ठीक है, यही क्या करना है? ज्ञात करना है। मतलब कौन सा एंगल ज्ञात करना है? ये एंगल आपको क्या करना है? ज्ञात देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल हम ज्ञात तभी कर सकते हैं, ये एंगल हम ज्ञात तभी कर सकते हैं, ठीक है, जब यहां से एक क्या हो जाए? समांतर रेखा खींचा जा सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हल करने के लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। और क्या रचना करना पड़ेगा? तो रचना ये करना पड़ेगा कि हमने जो है ना, एक हमने समांतर रेखा खींचा M, तो हमने ऐसा खींचा कि RM जो है ना वो समांतर है किसके? PQ के, और अल्सो तथा RM जो है वो अल्सो समांतर है किसके? ST के। किसके पैरेलल है? समांतर है ST के। यानी ये जो RM है इसके भी समांतर है, और ये PQ जो है ना RM के भी क्या है? समांतर है। क्लियर है? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आपको कि अगर जो RM है, अगर RM जो है वो अगर PQ के समांतर है और ST के समांतर है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। ठीक है, तो अब बताइए ये अगर समांतर है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल मिलके 180 होगा कि नहीं होगा? बताइए। अगर इसको आगे की तरफ हम खींच दे, इसे ले जाए, इसको भी ऐसे ले जाए और ये क्रिया करेंगे होगा, तो एक ही ओर का बड़े कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और इसको क्या कहते हैं? सह-अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सह-अंतःकोण कहते हैं। और कब? यहाँ पे लिखेंगे कि RM जो है ना समांतर है, यहाँ पे लिखेंगे RM समांतर है किसके? ST से। आपने ये कैसे लिख दिया? तो रचना से, हमने रचना किया है, रचना से हमने लिख दिया। ठीक है, तो उसी तरह बताइए MRS, एंगल MRS प्लस TSR, क्या आपका? TSR, एंगल TSR बराबर कितना? 180। और इधर क्या? सह-अंतःकोण। ठीक है, सह-अंतःकोण का योग 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, सह-अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 होता है। ये रीजन है। ठीक है, अब बताइए ये आपका TRS कितना है? इधर गया TSR कितना? 130 है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपका MRS प्लस TSR कितना? 130 है कि नहीं है? बराबर कितना? 180 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। तो आगे की तरफ अगर काम करें तो अगर हमको MRS निकालना है तो क्या करेंगे? आपको 180 में से 130 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो बताइए MRS कितना हो गया? 50 आया कि नहीं आया? बोलिए, बताइए MRS ये कितना आ गया? 50 आ गया कि नहीं आ गया? इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया? ठीक उसी तरह यहाँ बता दीजिए। अब यहाँ पे जो है PQ जो है, चूंकि PQ जो है वो समांतर है किसके? RM से, RM के। और रीजन क्या? रचना से। रीजन क्या? रचना से ही लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे PQ जो है ना, PQ जो है समांतर है किसके? RM के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रचना से। तो बताइए ये इसके समांतर है, तो PQR, एंगल PQR इक्वल होगा किसके? QRM के। किसके? QRM के। और क्या? अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। तो बताइए PQR कितना है? PQR जो है दिया हुआ है 110। कितना दिया हुआ है? 110। और QRM जो है वो किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? इस एंगल के सम से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो QRS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, लिखेंगे ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये जो आपका QRM जो है वो इक्वल होगा किसके? QR और किसके? S के प्लस किसके? आपके SRM के। SRM के इक्वल होगा 110 से। ठीक है, QRS कितना है तो हमको नहीं दिया हुआ है। QRS नहीं दिया हुआ है। और SRM दिया हुआ है कितना? 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? SRM दिया हुआ है कितना? 50। तो प्लस लिख देंगे क्या? 50 दिया हुआ है। अब हमको निकालना है QRS।
और ये 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। 110 में से क्या करेंगे, 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 60। कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएगा क्या, एंगल QRS। और ये हमारा यही तो निकालना था कि आपका QRS कितना है, तो आपका 60 डिग्री। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, VBI है, और आपको मैक्सिमम बार एग्जाम में ना बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो है ना आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो आपका आकृति 6.32 में 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आकृति 6.32 में। तो आकृति 6.32 को बनाइए। R है और ये Q है और 128। XY को क्या करना है, आपको ज्ञात कर देना है। XY को क्या कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो दिया गया है, दिया क्या, AB जो है ना वो समांतर है इसके CD को बोला गया है। AB जो है वो CD के समांतर है, और यानी दिया हुआ है AB जो है ना CD के समांतर है, और एंगल APQ जो है, एंगल APQ जो है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PRD जो है वो दिया हुआ है कितना, 127 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल x क्या होगा और y क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि हल में क्या बोला हुआ है, हल में बोला हुआ है कि AB जो है ना समांतर है किसके, CD के, ठीक है। अगर AB CD के समांतर है और क्या मान ले PQ एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तो हम कह सकते हैं APQ, एंगल APQ इक्वल होगा किसके, PQR के, एंगल PQR के। अब एक PQ कितना है, 50 है, और बराबर क्या, और ये क्या है आपका x हो गया, तो एंगल x कितना निकल गया आपका 50 डिग्री, यहीं से निकल गया एंगल x 50 डिग्री निकल गया। क्लियर है। अब हमको निकालना है क्या, x तो निकल गया, हमको निकालना है y। क्या निकालना है, y। तो अभी आप पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे बहिष्कोण नियम, हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ये त्रिभुज क्या है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो आपका PRD जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है त्रिभुज PQR के लिए, यानी PRD, एंगल PRD जो है ना वो क्या है, ये बहिष्कोण है किसके लिए, इस त्रिभुज के लिए। तो आप जानते हैं बहिष्कोण के लिए त्रिभुज किसके किसके इक्वल होता है, तो आप जानते हैं कि x और y के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल x प्लस एंगल y के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इस कोण के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिख सकते हैं आप, बहिष्कोण नियम। क्या लिखेंगे, बहिष्कोण नियम। अब जो बच्चा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसको जो है ना बहिष्कोण नियम समझ में आता होगा, और जो नहीं देखे होंगे वो उनको दिक्कत तो हुआ होगा, लेकिन फिर भी जानेंगे कि जो PRD जो है इस ट्रैक्टर के लिए, ये जो PRD है बहिष्कोण है, और PRD जो होता है वो उस एंगल के, उस कोण के सामने वाला जो भुजा वाला से बना हुआ जो एंगल होता है, एक्स और वाई के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। अब एंगल PRD से ठीक है, PRD का वैल्यू कितना है आपका, PRD का जो वैल्यू दिया हुआ है 127 डिग्री दिया हुआ है। एंगल x का वैल्यू हमारा निकला है 50, तो एंगल y को हम आराम से निकाल सकते हैं 127 डिग्री ऐसे ही, ठीक है। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर क्या एंगल y हो जाएगा। अब 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही हो जाएगा, और 12 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एंगल क्या होगा y, एंगल y कितना आ गया आपका 57 डिग्री आ गया, कितना आ गया 57 डिग्री आ गया। और एंगल x 50 डिग्री आ गया, 57 में से 127 में से 50 घटा दो, 7 का 12 में 7 7, अच्छा 12 में 7 गया, तो 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, 77, हम 5 घटा दिए
77 डिग्री। कितना हो जाएगा? 77 डिग्री। तो माइनस प्लस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आपका x कितना निकल गया? x निकल गया 50 और y निकल गया कितना? 77। और इस तरह से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलिए आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। अब जो है आपका 6 नंबर जो है ना अंतिम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको बोला हुआ है कि आकृति 6.33 को बना लेते हैं, ठीक है। तो बोला हुआ है कि PQ और RS दो दर्पण है, ठीक है। ये जो आपका PQ है, P है, और ये है आपका क्या? Q है। ये दो दर्पण दिया हुआ है और ये क्या है? ये कलई किया गया है, मतलब इसको पेंट किया गया है। अब देखिएगा दर्पण के पीछे जो शीशा होता है ना आपके घर में, जिसे आप चेहरा देखते हैं, छोटा वाला शीशा होता है जिसको हम उठा सकते हैं, है ना, एक दूसरे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप अलमीरा वाला शीशा नहीं कि उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली शीशा को देखिएगा, उसके पीछे का अगर कवर को खोल के देखते हैं, देखिए ना उसके पीछे में जो है ना उसमें पेंट किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है, जैसे इस तरह से अलग अलग पेड़ से, जैसे मैंने अलग अलग चीजों का जो है ना पेंट किया रहता है, ठीक है, ताकि जो है ना वो एक को ट्रांसपेरेंट बना देता है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको ऊपर बनाया जाता है ताकि जो है ना जो लाइट पड़ेगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करके आएगा। इसके बारे में जो है ना 10th क्लास में पढ़ना है, एक चैप्टर में आपको क्या बोलते हैं, पर्याप्रकाश का प्रवर्तन और पवर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको भी वीडियो साइंस का वीडियो भी आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें कुछ समय चाहिए, साइंस का वीडियो मिलेगा। आपको ये लगता होगा कि जो यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली ये जो है ना जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ट्यूटर, ठीक है, वो खाली मैथमेटिक्स ही स्पेशली है, जबकि ऐसा नहीं है, मेरे पास टाइम उतना नहीं है, इसकी वजह से जो है ना हम साइंस नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन फिर भी आपको साइंस का हर एक चैप्टर का जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आंसर है, सारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय है, धीरे धीरे ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे PQ जो है एक आपका क्या है? दर्पण है, और इधर जो है आपका RS जो है ना आपका एक दर्पण दिया हुआ है, RS दर्पण दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना आपका बोला हुआ है जो कि एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे क्या है? समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन कोण, एक आपतन किरण, मतलब आपतन किरण का मतलब क्या होता है कि जो सूरज से आती हुई किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन किरण कहते हैं या आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे सूरज है, तो यहाँ पे EB जो है ना एक सूरज है जो कि आती हुई पड़ रही है, और फिर यहाँ पे पड़ी है, और फिर इधर चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है A, इस तरह से ये आपतित किरण है, और इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परावर्तित किरण, और फिर यहाँ पे आपतित किरण, ठीक है। तो ये है B, यहाँ पे आपका C, और यहाँ पे आपका D, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको ये सिद्ध करना है कि AB जो है ना, यानी ये जो AB है वो समांतर है किसके? CD के। हमको यहाँ पे क्या कर देना है? प्रूफ कर देना है। क्या कर देना है? सिद्ध कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दिया गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे PQ तथा RS दो दर्पण है, दो दर्पण है, ठीक है। क्या है? दो दर्पण है, और क्या दिया हुआ है? एक जो आपतन किरण है वो PQ से B पर टकराती है, फिर परिवर्तित होकर DC दिशा पर, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो दर्पण है, ठीक है, तो सिद्ध करना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिद्ध करना है, ठीक है। पूरा जो है ना छापने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस जो भी दर्पण है हमको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है AB जो है ना वो समांतर है किसके? CD के, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेगा परमाणु। परमाणु में क्या करना है? हमने क्या किया, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्या? रचना करेंगे, यहाँ पे रचना। इसको नाम देते हैं क्या? M, BM है, ठीक है। इसको हमने BM रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया? M रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? तो हमने यहाँ पे ये किया कि BM जो है ना, BM समांतर, BM परपेंडिकुलर PQ, BM परपेंडिकुलर PQ तथा CN परपेंडिकुलर RS हमने क्या किया? बनाया, ठीक है, RS बनाया।
तो अगर इस तरह अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे एंगल 1 बनता है और यहाँ पे एंगल 2 बनता है, यहाँ पे एंगल 3 बनते हैं और यहाँ पे एंगल 4। ठीक है, समझ आया? तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर देखा जाए तो आप तो कहने का मतलब 8th क्लास में आप पढ़े होंगे कि अगर ये आपतित किरण है, ध्यान रखिए कि अगर ये क्या है, इस तरह से बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर ये कोई दर्पण है, सन एक सूरज है, इससे लाइट आ रहा है, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आके यहाँ पे टकराया, फिर इधर बन गया। ठीक है, तो ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। और बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। तो एंगल 1 जो है ना, एंगल 2 के क्या होता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम से। क्या लिखते हैं, परावर्तन के नियम से। यानी परावर्तन के नियम में ये कहता है कि अगर ये एक आपतित किरण है और ये एक परावर्तित किरण है और ये क्या है, आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या, पूरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाले कोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये क्या, परावर्तन के नियम से। तो उसी तरह यहाँ पे बात हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे लिखे तो क्या, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और उसी तरह एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। दोनों को क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते थे BM जो है ना, BM जो है ना समद्विभाजक PQ बनाया। ठीक है, यहाँ पे BM समद्विभाजक BM क्या है, AB का, ABC रेखा का क्या, ABC एंगल का क्या, AB लिख सकते हैं। ABC कोण का, ABC कोण को BM जो है ना वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और फिर BCD एंगल को, BCD कोण को क्या करता है, CM जो है ना समद्विभाजित करता है। हम ये रचना से भी लिख सकते थे, इतना भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो आप समद्विभाजक भी लिख सकते थे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका काम किया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे ये है कि PQ जो है ना वो RS के क्या है, समांतर है, बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे PQ जो है ना वो समांतर है किसके, आपके RS के। PQ जो है ना RS के क्या है, समांतर है। और जैसे कि हमने बनाया कि BM जो है ना परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, और तथा CN जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, RS के। ठीक है, ये कैसे है, तो रचना, कैसे रचना से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या है, रचना से, समझ आया? तो अब यहाँ पे रचना के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये है। और क्या है आपका, जो ये BC है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तथा एवं तथा क्या आपका BC जो है, BC एक तिर्यक रेखा, क्या है, एक तिर्यक रेखा है। क्या है, BC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इस तरह से बताइए, अगर ये समांतर है, ये समांतर है, ट्रांसवर्सल है, तो बताओ 2 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। यानी कोण 2 जो है ना वो कोण 3 के इक्वल होगा, और कोण 1 जो है ना वो क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। कोण 1 जो है ना वो एंगल के किसके, 4 के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिखेंगे, आपका अंतर एकांतर कोण। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतर एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण क्या हो जाएगा, अंतर एकांतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट को राइट के साथ। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 2 मिनट के क्या बनेगा, 1 2 मिनट एंगल ABC बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो 1 2 मिनट क्या बनेगा, एंगल ABC बराबर, अब 3 4 मिनट क्या बनेगा, BCD बनेगा कि नहीं बनेगा, एंगल BCD ये बनेगा। इसका मतलब है कि हाई एंगल जो है ना, हाई जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल के क्या है, इक्वल है। तो कैसे इक्वल है, ठीक है, क्योंकि तो ये इक्वल है, तो ये हम नॉर्मली देख रहे हैं कि हाई इसके इक्वल मतलब क्या है, लेकिन ये जो है ना ये क्या है, अंतर एकांतर कोण है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन ये दिखाई दे रहा है इधर,
तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन ये दोनों कोण कौन से, आपके ABC तथा कौन BCD क्या बना रहे हैं, अंत एकांतर कोण है। और यह तभी संभव है जब ये अंत एकांतर कोण कब होंगे, जब AB जो है ना समांतर होगा CD के, और BC जो होगा ना वो क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा, तभी संभव है। ये तभी संभव है जब AB समांतर होगा किसके, AB समांतर होगा किसके, आपके CD के, ठीक है। तो इसीलिए लिख सकते हैं AB समांतर है किसके, CD के, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इस तरह से जो है हमारा प्रश्नावली 6 जो है ना वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।